हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्लीट एपी के बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इस छोटी सी वीडियो में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इस छोटी सी वीडियो में आप लोग कंप्लीट एपी पढ़ लेंगे और उससे रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्ट, उससे रिलेटेड कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपी की जैसे ही बात आती है बेटा, तो एपी में हम लोगों को तीन चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी होती हैं। वो तीन चीजें क्या है? पहला ये होता है कि पहले ये कि एपी होती क्या है, व्हाट इज एपी, है ना। सेकंड क्या होता है, एपी में हमें किसी भी प्लेस का टर्म किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि nth प्लेस का टर्म, nth प्लेस टर्म। और थर्ड कंसेप्ट जो आप यहां पर पढ़ने वाले हो वो पढ़ोगे सम ऑफ एन एपी, यानी कि किसी एपी में सारे टर्म्स का सम कैसे करेंगे। तो तीन कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने हैं। पहला कि एपी क्या होती है, दूसरा उसके किसी भी प्लेस का टर्म कैसे निकालते हैं, और थर्ड कि हम सारे टर्म्स का सम कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एपी होती क्या है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए सीरीज क्या होती है। जैसे कि कुछ नंबर अगर इस तरीके से लाइन में लिखे हुए 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या बेटा, एक सीरीज है ना। और इसी तरीके से जब हम टर्म्स को हमें नहीं पता वो नंबर्स क्या, तो उन्हें जनरली क्या शो कर देते हैं, a, a2, a3, a4 डॉट 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 an। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि इनको समझना होगा कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे टर्म्स। क्या होते हैं ये? टर्म्स। और आपके एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट टर्म को शो करते हैं ए से, अब ये सेकंड प्लेस पर है तो A2, ये थर्ड टर्म है A3, A4 और किसी nth प्लेस का टर्म कहलाएगा AN। ओके बेटा, अब यहाँ पे बात क्या है कि एपी कैसे, ये तो एक प्रोग्रेशन हो गई आपकी। इस प्रोग्रेशन को एपी कब कहेंगे, तो एपी जब कहेंगे जब ये एपी की स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, एपी में हमेशा सक्सेसिव टर्म का और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस सेम होगा। अब सक्सेसिव टर्म और प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है, सक्सेसिव आगे वाला टर्म होता है, प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है, पीछे वाला टर्म। जैसे कि अगर A2 है तो उसके लिए ये हो गया सक्सेसिव टर्म, उसके लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या पीछे वाला A है, फर्स्ट टर्म। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो मान लिया कि D आ रहा है। तो हमेशा जब भी आप इसी तरीके से आगे वाले टर्म का पीछे वाले टर्म से सबट्रैक्शन करोगे तो D ही आना चाहिए, यानी कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। या फिर इसको सेकंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो आगे वाला टर्म है वो पीछे वाले टर्म से कुछ इंक्रीज होगा या फिर कुछ क्वांटिटी में डिक्रीज होगा, लेकिन वो हर टर्म के लिए अपने पीछे वाले टर्म के कंपैरिजन में सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है 5 क्या हुआ 10, यानी ये 5 इंक्रीज हो गया। 10 क्या हुआ 15, यानी ये 5 इंक्रीज हो गया। 15 क्या 20, 5 इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है ना, हर टर्म्स के बीच में, दो टर्म्स के बीच में क्या है, डिफरेंस सेम है, सक्सेसिव और प्रीसीडिंग टर्म्स के बीच में। इसी तरीके से यहाँ पे आगे जाएंगे तो A3 में से किसको माइनस करोगे, A2 को, उसके जस्ट पीछे वाले को, तो भी क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। इसी तरीके से A4 में से किसको माइनस करोगे, A3 को, तब भी क्या आना चाहिए, D आना चाहिए। और इस D को ही हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इस D को, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इस D को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये हमेशा सेम आएगा, डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से अगर हम nth प्लेस तक जाएंगे तो AN में से किसको माइनस करोगे बेटा, AN के पीछे वाले टर्म्स को। तो AN का पीछे वाला टर्म क्या होगा, AN माइनस 1, और ये भी क्या आएगा, D आएगा। तो यहां से सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, और उसे हम शो करते हैं D से, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके बेटा, अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी कोई प्रोग्रेशन फॉलो कर रही है तो उस प्रोग्रेशन को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, बेसिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब आपके बेसिक क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर, कि आपको एक प्रोग्रेशन दे दी जाएगी। सपोज दैट यही एक आपको प्रोग्रेशन दे दी 5, 10, 15, 20। अब इसमें बोलेगा आपको कि बताइए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो आप क्या करोगे, उसके सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, थर्ड में से सेकंड को, और फोर्थ में से थर्ड को। सबका डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो आप बोल दोगे इट इज एन एपी। और फिर क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस एपी का फर्स्ट टर्म बताइए। तो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 5। आप बोलेंगे इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस तो आपको यही पता है कि जो भी इनका डिफरेंस आता है वही कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है,
5 है ना बेटा। तो इस तरीके से के सिंपल क्वेश्चन आपके बनेंगे और यही क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के फॉर्म में भी बन सकते हैं। कि लैंग्वेज कैसे बनेगी, जैसे कि आपको बोलेंगे कि कोई अमाउंट आपने किसी को उधार दी है सिंपल इंटरेस्ट पर, है ना। तो हर साल आने वाली जो अमाउंट आपकी होगी वो क्या होगी, वो जो आपकी अमाउंट होगी वो एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो आपको पता सिंपल इंटरेस्ट पर जब आप पैसे किसी को रेंट पर देते हो तो हर साल जो आपको इनकम होगी वो एक डेफिनेट ऑर्डर में इंक्रीज होकर आपको मिलेगी, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर आपको हर साल जो भी आपने इंटरेस्ट लगाया है वो इंक्रीज होकर आपको मिलेगा। तो वो क्या बनाएगी, एपी बनाएगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में ऐसा नहीं होगा, वो एपी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगकर हमें मिलता है, जो कि साल दर साल बढ़ता जाता है। ओके बेटा, तो इस तरीके के लैंग्वेज क्वेश्चन को भी आपको समझना पड़ेगा कि जो उसके आगे के नंबर्स बनेंगे उनके बीच में डिफरेंस सेम होगा या नहीं। और मेन चीज है, अगर आपका सक्सेसिव और प्रीसीडिंग टर्म का आगे वाले टर्म का और पीछे वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम है तो आप क्या बोलोगे, एक। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं। अब इसी सीरीज में क्या बोल सकते हैं कि ये सीरीज है, आपने प्रूव कर दिया कि एपी है, फर्स्ट टर्म आपने बता दिया, कॉमन डिफरेंस आपने बता दिया। अब आपसे पूछेंगे कि इसके आगे के 3 टर्म्स निकालो। आगे के 3 टर्म्स मतलब जैसे कि ये 4 टर्म्स तक दिया तो आप कौन से 3 टर्म्स निकालोगे, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। तो कैसे निकालोगे वो देखिए, यहाँ से एक कंसेप्ट और समझ लीजिए। यहाँ पे मैं क्या था, 8 फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ रहा था, डी आ रहा था। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता था A2 को मैं अगर सेकंड टर्म को एक ही साइड रखूं और फर्स्ट टर्म को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का ही फर्स्ट टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो a प्लस डी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं करूं A3 को यहीं रहने दूं और A2 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी। इसमें क्या हो जाएगा, A4 को यहीं रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी। और डॉट 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 an वाले में जाऊंगा तो an माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा an माइनस 1 प्लस डी। ये तो पहले से ही क्योंकि उसका, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेकंड टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म और उसमें कितना इंक्रीज कर दो, डी। थर्ड टर्म निकालना है तो सेकंड टर्म प्लस डी, फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म प्लस डी। तो अब हम समझ में आ गया, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने थे ना, यानी कि 5th, 6th और 7th। तो 5th टर्म निकालोगे कैसे, 4th टर्म प्लस डी। 6th टर्म कैसे निकालोगे, 5th टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म और 7th टर्म कैसे निकालोगे, 6th टर्म प्लस डी, है ना। अब डी डिपेंड करता है, डी बेटा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, क्योंकि सीरीज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिक्रीजिंग में भी, दोनों ही फॉर्म में वो एपी बनाती है। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ से आगे वाले कंसेप्ट पर चलते हैं कि आप किसी भी प्लेस का टर्म डायरेक्ट कैसे निकालोगे। यहाँ पे अगर हम टर्म निकालना है तो 5th टर्म निकालना है तो क्या बोल रहे हैं, A4 प्लस डी, यानी कि 5th से पहले हमें 4th टर्म चाहिए तभी आप 5th निकाल पाओगे। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, हमारे पास 4th टर्म नहीं है, उसके पीछे वाला टर्म नहीं है, तो कैसे निकालोगे, देखो बेटा nth टर्म जिसको बोल रहे थे, सेकंड कंसेप्ट है ना। तो यहाँ से देखो बेटा A2 को A प्लस टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा A3 जब मैं निकाल रहा हूँ तो A2 की वैल्यू तो पहले आ गई A प्लस टी। तो अगर मैं A2 की यहाँ पर रख दूं A प्लस टी और A प्लस टी ये वाला है तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 2D। इसी तरीके से बेटा A4 है A3 प्लस डी और A3 कितना आ गया है, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D और प्लस टी ये वाला तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे A प्लस 3D। तो कुछ समझ में आया बेटा, A2 को क्या बोल रहे थे, A प्लस डी फर्स्ट टर्म प्लस D। A3 क्या हुआ, A प्लस 2D यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय D। A4 क्या आ गया, फर्स्ट टर्म प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय D। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि हर टर्म किस फॉर्म में बन रहा है, फर्स्ट टर्म तो हर किसी में, देखो A2 में भी फर्स्ट टर्म है, A3 में भी फर्स्ट टर्म है और A4 में भी फर्स्ट टर्म है। तो आपको पता चल गया बेटा nth वाले में भी फर्स्ट टर्म तो हो गई होगा। आगे D भी है सब में, देखो D D D सब में, लेकिन D है किस फॉर्म में, देखो A2 है तो D अकेला है, A3 है तो D के साथ क्या है 2, A4 है तो D के साथ क्या है 3। यानी कि जिस प्लेस का आप टर्म निकाल रहे हो उससे कम एक D के साथ है, फोर्थ वाले के साथ 3D है, थर्ड वाले के साथ 2D है, तो n वाले के साथ क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी एक कम n माइनस 1 इंटू डी। और यही बेटा आपका फॉर्मूला आ जाता है nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बेटा सबको, ओके। तो अभी तक हमने देख लिया nth टर्म निकालने का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और क्या सीख लिया हमने ये सीख लिया कि किसी भी प्लेस का टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस एक कम कर मल्टीप्लाई बाय
डी। जैसे कि A7 निकालना है, 7 प्लेस का टर्म, तो आप क्या करोगे A प्लस 60। इसी तरीके से an क्या है, A प्लस n माइनस 1, एक कम करके मल्टीप्लाई बाय डी, ऐसे हम डायरेक्ट निकालेंगे। ओके बेटा, अब इसमें nth टर्म के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो सिंपल पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको कोई सीरीज दे दी जैसे कि 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें बोल दिया कि 11th प्लेस का टर्म निकालो, किस प्लेस का, 11th प्लेस का टर्म निकालो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे बेटा, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हो, आपको तो पता है 11th प्लेस का टर्म है तो A प्लस 10d, और आपको A पता ही है, फर्स्ट टर्म 7 हो जाएगा, D निकालना आता है बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से सीरीज में बोल सकता है कि आप बताइए कि इस सीरीज में कोई टर्म पहले से दे दे आपको कि 139 ये किस प्लेस का टर्म है, ये किस प्लेस का टर्म है, किस प्लेस का टर्म है, तो इस कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा बेटा, n निकालना होगा, क्या निकालना होगा, n, और आपको टर्म पहले से दिया हुआ है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ये किस प्लेस का टर्म है, nth प्लेस का टर्म है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, an की, तो an की वैल्यू हो जाएगी 139। अब an की वैल्यू है तो आप an का फॉर्मूला पुट कर दो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 139, और इसके लिए किसकी वैल्यू निकाल दोगे, n की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। कैसे करोगे, वो सिंपल, a की वैल्यू पुट कर दोगे, d की वैल्यू पुट कर दोगे। अब n हमें निकालना है कि वो किस प्लेस का टर्म है, तो n तो है नहीं हमारे पास, इक्वल 139। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमें इसी में बोल देता है कि बताइए कि हमारे पास 4 के कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं जो 2 डिजिट नंबर्स हैं, यानी कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ, ऐसे बोल देगा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 100। अब बताना है आपको कि 10 और 100 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। अब कितने लाई करते हैं, यानी कि नंबर पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो समझना चाहिए कि हमें n निकालना है। अब 4 से 100 के बीच में निकालने, तो 4 के बाद 10 के बाद हमें पता है कि पहला मल्टीपल कौन सा होगा, 12 होगा, तो ये तो हो गया फर्स्ट मल्टीपल जो 4 का मल्टीपल है और 100 और 10 और 100 के बीच में लाई करता है। अगला क्या होगा बेटा, 16 होगा, डेफिनेटली बात है, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो 4 इंक्रीज होता जाएगा, और 100 से छोटा वाला देखना है, क्योंकि 10 और 100 के बीच में देखना है, तो 100 से छोटा आपको पता है बेटा कौन सा मल्टीपल होगा, 100 से छोटा 96 है ना, जो कि 100 से छोटा है और 4 का मल्टीपल है। तो आपको अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, फर्स्ट टर्म आपके पास है, d इनका डिफरेंस करके निकाल लोगे आप, nth टर्म आपके पास है, किसकी वैल्यू निकालनी है, n की, तो वही पुराना an इक्वल टू 96 लेट मान लेंगे और फॉर्मूला रख देंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है बेटा, देखिए बेटा कभी कभी an यानी कि nth प्लेस का टर्म जो रहता है वो आपको कोई एक एक्सप्रेशन दे देता है, जैसे कि एक्सप्रेशन दे दिया an इक्वल है 5 प्लस 6n। अब आपसे बोला फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, बहुत ही सिंपल है, an का एक्सप्रेशन दिया 5 प्लस 6n, तो आप कुछ नहीं करो, n की यहाँ पे पहले क्या पुट कर दो, 1 कर दो, तो n के यहाँ पे जैसे हम करोगे तो an है तो a1 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय n यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1, क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 यानी कि 11। इसी तरीके से n की जगह पे फिर क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो n की यहाँ पे 2 पुट करोगे तो a2 हो जाएगा, इक्वल में क्या है 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 12 यानी कि 17। सिंपल, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे निकल कर आ गया, a1 कितना आया था 11, और कॉमन डिफरेंस आपको निकालना था d, तो वो तो पता ही है आपको, सेकंड टर्म जो आ गया 17 माइनस कर दोगे फर्स्ट टर्म 11 यानी कि 5, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5। फिर किसी भी प्लेस का टर्म भी पूछ सकता है तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अगर एक्सप्रेशन दिया है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। कभी कभी इसमें क्या करेगा बेटा, लैंग्वेज भी दे देता है, क्या दे देता है, लैंग्वेज। क्या बोलेगा, सपोज दैट के किसी पर्सन ने कोई कंपनी ज्वाइन की 1997 में, उस टाइम पे उसकी जो सैलरी थी वो 2000 थी, और अब उसकी सैलरी पर ईयर इंक्रीज हो रही है, कितना इंक्रीज हो रही है 200 इंक्रीज हो रही है पर ईयर, तो बताइए 2005 में उसकी सैलरी कितनी होगी। तो आपको पता है बेटा पर ईयर एक कांस्टेंट डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या बनाएगी 80 बनाएगी, तो पहले साल है 2000, अगले साल आपको पता है कितनी होने वाली है 2200। अब मान लेंगे 2005 में कितनी सैलरी होगी,
तो ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 1997 से 2005 तक कितने साल हो गए बेटा? 8 साल हो गए। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। फर्स्ट टर्म आपको पता है 2000, कॉमन डिफरेंस आपको पता है डी कितना आने वाला है 200। वही ए एन का फॉर्मूला लगा दो। किसके लिए? n इक्वल टू 8 के लिए, क्योंकि हमें पता है 1997 से 2005 तक 8 साल हो जाएंगे। तो 8 साल में कितनी बढ़कर उसकी सैलरी हो जाएगी वो हमें पता चल जाएगा। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से nth टर्म के ऊपर आपके इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सम ऑफ द n टर्म वाले कंसेप्ट पर। चलिए बेटा, अब हम लोग थर्ड कंसेप्ट पर चलते हैं, दैट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी, जो कि हम रियल लाइफ में भी कई जगह पे यूज कर सकते हैं, जहां पे आपका कोई नंबर है वो कांस्टेंट डिफरेंस से इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे कि 5 की टेबल में था 5, 10, 15, फिर 20 होता है। तो उसका अब हमें अगर सम करना हो किसी प्लेस तक का, है ना, कि 5 की टेबल 10 टाइम्स अगर हम पढ़े तो उसमें सारे नंबर्स का सम कितना होगा। तो आप बेटा सिंपली एसएन, क्योंकि वो एपी बना रही है तो एपी में एसएन यानी सम ऑफ द एन टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले होते हैं एक्चुअल में, जिसमें पहला आपका लिखा हुआ है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, सेकेंड लिखा हुआ है n अपॉन 2a प्लस an, और इसी को बोल सकते हैं n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ पे सारी चीजें तो आपको पता है, n क्या होता है जितने टर्म्स का आपको सम निकालना है। अगर 10 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू 10, a आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है, d आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है, तो आप सिंपली पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले, तो आप कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला पुट करें? तो अगर आपको n की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो आप क्या पुट कर दोगे? ये वाला फॉर्मूला। और अगर आपको n की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे। ओके बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बड़े सिंपल बनते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई भी सीरीज दे दी उन्होंने 12, 24 डॉट 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 आगे चलती जा रही है ये सीरीज, मान लो कहां तक जा रही है 132। तो इस सीरीज में सम निकालिए इस सीरीज का। तो सम निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये रहा, लास्ट टर्म हमें दिया 132। तो सबसे पहली बात तो n हमें चाहिए, क्योंकि n दोनों ही फॉर्मूलों में आता है। तो आप ये an मानेंगे और an का फॉर्मूला पुट करके सबसे पहले यहाँ से n की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद कोई भी फॉर्मूला पुट कर देंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस सीरीज में कितने टर्म्स लें, एक सीरीज आपको दे दिया है और बोला जाए कि उस सीरीज में कितने टर्म्स का सम, कितने टर्म्स का सम 120 होगा। तो आपको ये क्या दे दिया? एसएन दे दिया डायरेक्ट। तो आप क्या करोगे? इसमें एसएन का फॉर्मूला लगा दोगे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर आपको यहाँ पे a और d वगैरह दिया होगा, जिसकी हेल्प से आप n की वैल्यू निकाल लोगे। तो पता चल जाएगा कितने टर्म्स का सम 120 आएगा। इसी तरीके से और क्या दे सकता है आपको बोल देगा फाइंड आउट द सम ऑफ, फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। अब आपको पता है फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स यानी कि ऑड नंबर्स का सम निकालना, 50 ऑड नंबर का, तो पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, सेकंड ऑड नंबर क्या होगा 3। इसी तरीके से जब आप 50 ऑड नंबर लोगे तो लास्ट प्लेस वाला ऑड नंबर क्या आने वाला है 99। अब इन सब का सम निकालना, आपको पता है ऑड नंबर में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये एक भी बनाएगा। तो सिंपल फर्स्ट टर्म निकाल लो, यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा, और लास्ट टर्म आपको दिया है 99, n की वैल्यू 50 दी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, सिंपली आ जाएगा। तो इस तरीके से लैंग्वेज के क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्या होगा यहाँ पे एसएन के भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि एसएन का कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया आपको, सपोज दैट ये दे दिया 6n स्क्वायर प्लस 5। अब आपसे पूछा गया कॉमन फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो आप क्या करोगे? वही n की वैल्यू पहले 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा s1 आ जाएगा निकल कर। और s1 एक्चुअल में क्या है? एक टर्म का सम, और एक टर्म का सम s1 ही क्या होगा? फर्स्ट टर्म आ जाएगा आपका। इसी तरह n की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो बेटा निकल कर आएगा s2, और s2 इसमें पुट कर दोगे ना, आ जाएगा सिंपल। और s2 बेटा यहाँ पे मतलब क्या है कि s2 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, जो भी निकल कर आएगा वो क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म नहीं आएगा डायरेक्ट। फिर क्या करोगे आप उसमें a1 की वैल्यू पुट कर दोगे, यानी कि फर्स्ट टर्म को पुट कर दोगे तो सेकंड टर्म निकल कर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो आ ही गया था, सेकंड टर्म यहाँ से आ जाएगा, और फिर सिंपल क्या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या कर दोगे a2 माइनस a1। क्लियर है बेटा? और कोई भी टर्म निकाल सकते हो, है ना। इसी में क्या कर सकते हैं, कभी कभी आपको एसएन दे देंगे, कोई दे दिया एसएन मान लो 132, a3 दे दिया मान लो 152,
Sn मान लो ये S7 दिया है ना, कुछ भी ऐसे दे दिया दो एक्सप्रेशन, तो आप अब इसमें S7 मतलब Sn वाला एक फॉर्मूला लगा दीजिए और एक इक्वेशन यहां से बनेगी और एक इक्वेशन यहां से बनेगी, और आप n की वैल्यू और यहां से जो भी आपको पूछा हुआ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो इन बेटा बेसिक फॉर्मूलों से और कंसेप्ट की हेल्प से आप एपी के क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको सारे बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको मैंने बता दिया इस छोटी सी वीडियो में। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी आई होप, तो इसे लाइक करिए और खूब सारा शेयर करिए अपने 10th क्लास वाले दोस्तों के साथ। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर आप बता सकते हैं। और जिन लोगों को एपी फुल फॉर्मेट में पढ़ना है तो मैंने एपी की 4 वीडियोस पहले ही बना चुका हूं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो वो 4 वीडियोस, उससे आपका एपी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, तो आज के लिए इतनी रखते हैं।